प्ले शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूंगी। एक तो अभिषेक ने बोला कि ये प्ले क्यों है, इसका प्ले करने का एक कोई मेरे मन में एक कुछ था कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, हमें क्या आदत है, कोई भी इंसान कोई बड़ा हो तो उसको हम फूल चढ़ाते हैं, सैल्यूट करते हैं, घर जाते हैं, बोलते हैं तुम बहुत ग्रेट हो। लेकिन मैं नहीं ग्रेट बनना चाहता, मेरा बच्चा भी नहीं हो तो अच्छा है, तो सीधी सादी जिंदगी जिए तो अच्छा है। तो ये ह्यूमन बीइंग ऐसे कैसे जिए, उन्होंने हम तुम जैसे वो लोग थे, बाकी कुछ नहीं थे, तो वो कैसे जीते थे, उन्होंने क्या किया, ये समझने के लिए ये प्ले है। ये पहली बात एक ध्यान में रखो। आज के जो लोग देखने वाले हैं वो तो सब वैसे एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत जानते हैं। गांव में जब मैं करती हूँ तो थोड़ी अलग बात होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है आगे। फिर भी ये परफॉर्मेंस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैंने हिंदी का परफॉर्मेंस 15 साल पहले किया था, उसके बाद नहीं किए थे परफॉर्मेंसेस। तो अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने फिर से शुरू किया है। तो सच कहूँ तो बहुत टेंशन भी होती है मुझे परफॉर्मेंस करने से पहले कि मैं भूल जाऊँ तो क्या। तो मैं खुद को ही कहती हूँ कि सुषमा, ये तेरी कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि तेरा पाठांतर कैसा है, तू कैसे किस तरीके से रिसाइट करती है, इसके लिए परफॉर्मेंस नहीं है। तो सावित्री पहुंचाने के लिए, ज्योतिबा पहुंचाने के लिए परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं मेरा स्क्रिप्ट और चश्मा साथ में लाती हूँ और यहाँ रखती हूँ। लगे तो मैं देखने वाली हूँ, आज तक नहीं लगा है, फिर भी कब वो वक्त आएगा पता नहीं कि देखने लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। प्ले का नाम है हाँ मैं सावित्रीबाई फुले, लिखा है मैंने, डायरेक्ट मैंने किया है, करती हूँ मैं। तो देखते हैं, बाद में आपको लगा तो हम बातें करेंगे मेरे एक्टिंग के बारे में नहीं सिर्फ, तो विषय के बारे में भी थोड़ा बहुत चले तो बात कर सकते हैं। शुरू करें। एक बार फोन जरा बंद करो सब अपने अपने, क्योंकि उन जमाने में मोबाइल नहीं थे, तो मोबाइल बजता है तो उन जमाने से आज आना पड़ता है उनको, तो इसलिए मोबाइल देखो सब बंद करें। नमस्ते नमस्ते, मैं आज आई हूँ इस लड़की के मुंह से आप लोगों के साथ बात करने के लिए। मेरी भाषा हिंदी नहीं है, शायद मैं अच्छी तरह हिंदी में बातें भी न कर पाऊंगी, फिर भी आप लोगों के साथ बातें करने को मन चाह रहा है। हमने क्या किया, हम कैसे जिए, ये सब बताने को मन कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि हमने बहुत कुछ किया, मैं तो क्या उनकी पत्नी बन गई और उनके काम के साथ कैसे जुड़ गई ये पता ही नहीं चला। यानी कि उनका काम मेरा अपना काम कब हो गया ये भी मैं समझ न सकी। अब यही देखो ना, मेरा जन्म हुआ नायगांव में। नायगांव जी महाराष्ट्र में सातारा नाम का जिला है, वहां खंडाला नाम की तहसील है, वहां एक छोटा सा गांव है नायगांव। बहुत गिने चुने लोग रहते थे वहां, इंसान को पहचानता था तब। और मेरे पिताजी थे गांव के बड़े मुखिया और मैं थी उनकी बड़ी लाडली बेटी। मेरी तो शान ही कुछ और थी। मैं खेतों में दौड़ना घूमना बहुत पसंद करती थी। दौड़ते दौड़ते कांटा छूट गया तो भी क्या, कांटा निकाल कर अपनी ही मस्ती में घूमना पसंद करती थी। 4 साल की हो गई तब माँ कहने लगी, सावित्री अब तो तू बड़ी हो गई हो, रोटी पकाना भी सीखो। पर मेरा ध्यान रोटी के लिए आटा गूंथने से ज्यादा मिट्टी में पानी मिलाकर किचन खेलने में था। माँ बहुत डांटती थी, बहुत डांटती थी, डंडा लेकर पीछे पड़ती थी और मैं पिताजी के पीछे छुप जाती थी। इमली के पेड़ से इमली तोड़ना बोलो या जामुन जैसे पेड़ पर चढ़कर जामुन निकालना बोलो, मैं हमेशा आगे। एक दिन ऐसा ही हुआ ना, मैं थी जामुन के पेड़ पर और मेरे नीचे की पाव की डाल ही टूट गई। मैंने ऊपर वाली डाल पकड़ तो ली पर मेरे हवा में झोंके शुरू हुए और लहंगे में जो जामुन थे वो गिरने लगे। मैं जोर जोर से चिल्ला
लटकती हुई मूर्त दिखाई। पिताजी तो हंसते ही रह गए। उन्होंने मुझे नीचे उतारा और माँ बहुत डांटने लगी। खुद लड़की है ये भूल जाती है क्या तुम? हाँ, अगर गिर जाती और हड्डी टूट जाती तो कौन करता तेरे साथ शादी? नहीं माँ, पर जामुन तो खा ले। मैंने जामुन खाते खाते माँ को कहा और भाग गई बाहर। पर इन्हीं दिनों बोलो ना, बातें मत करो एक दूसरे के साथ। हॉल में, कॉम्पैक्ट हॉल में बहुत डिस्टर्ब होता है। आओ, देर से आए उनको बोलो शांति से आओ और बैठो, एक दूसरे के साथ बातें मत करो। अगर हड्डी टूट जाती तो कौन करता तेरे साथ शादी? नहीं माँ, पर जामुन तो खा ले। मैंने जामुन खाते खाते माँ को कहा और भाग गई बाहर। पर इन्हीं दिनों पिताजी ने तय किया था कि सावित्री की शादी करेंगे और पुणे के गोविंदराव जी फुले के सुपुत्र के साथ मेरी शादी तय हो गई। अब मुझे क्या पता ये शेठ जी है कैसे? मैं सोचने लगी इनको इमली के पेड़ पर चढ़ना आता होगा भी या नहीं, ये कुएं में तैर सकते होंगे भी या नहीं, इनको रात में तारे गिनना पसंद होगा भी या नहीं, क्योंकि वो पाठशाला जाते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। पर कुछ भी कहो, शादी के विचार से मेरे चेहरे पर रौनक आई थी। ससुराल जाने के विचार से कुछ उदासी हो जाती थी, पर मेरा मन खुशी से झूम उठता था, पंख पसरे मोर जैसा। पूना यानी कि शहर जाऊंगी, तांगे में बैठूंगी, घर में से ही कुछ तो देख पाऊंगी। हाँ, उन दिनों औरत को घर के बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। राम की सीता माई ने घर के बाहर कदम रखा और उसको रावण ने भगाया, ये पहले ही से सुन रखा था। औरत होने के नाते घर बना, घर का चूल्हा बना, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी भरी, लकड़ी जलाने के लिए हाथ पे फूकनी भरी और फूकने से फूकने वाला अपना जी भरा। बड़े बूढ़ों की सेवा करो और बस। आज आप लोगों की बेटी पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने लगती है, तब हम जाते थे ससुराल। हाँ, मेरी शादी में नहीं, हमारी शादी में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। मुझे लहंगे के बगैर साड़ी पहना कर बिठाया था। मेरे चेहरे पे ऐसी रौनक कि मैं कोई महारानी हूँ। सिर पर मुकुट, गले में हार, मानो कि कोई देवी बैठी है। चुपके से शेठ जी का स्वांग देख रही थी। सुना तो था वो बड़े होशियार है, पर बड़ा बुद्ध स्वांग लग रहे थे, जैसे कि मैं बहुत प्यारी प्यारी लग रही हूँ। इतने में कीड़ा आया और साड़ी के अंदर घुस गया और उसने जोर से काटा। माँ, कीड़े ने काट लिया माँ। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ आ गई। सावित्री, यहाँ तेरे ससुराल वाले हैं, ये भी भूल जाती है क्या तुम? कीड़े ने काट लिया तो अंदर जा कीड़ा ने काट, पर ये तमाशा नहीं चलेगा। पर मेरा तो तमाशा चालू ही था। इतने में वो मेरे शेठ जी आगे आए, माँ को कहने लगे, लड़की हुई तो क्या, कीड़ा उसको भी काटता ही है ना। जाओ अंदर, साड़ी के अंदर क्या है देखो। मैं आगे साड़ी पीछे में अंदर गई, कीड़ा निकाला, पर शेठ जी के शब्दों से मेरा मन भर आया। मेरे पति परमेश्वर, शादी के बाद ससुराल कभी मुझे पराया घर नहीं लगा। एक तो ससुराल ये तेरा अपना घर है, ये पहले ही से सुन रखा था। और ससुर जी बड़े अच्छे थे, बड़े प्यार से बुलाकर काम बताते थे। हमारे शेठ जी हमेशा अपनी पाठशाला में मशगूल थे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे। उनके यहाँ उनके बहुत सारे मित्र आते थे। सखाराम परंपे, सदाशिव कल्याण गोवंडे, बहुत सारी बातें करते। उन्हीं की बातों से मैं जान गई कि ससुर जी ने शेठ जी को बीच में पाठशाला से निकाला भी था, पर दफा में मुंशी और लिंजिक साहब ने बोला, इसलिए पाठशाला वापस शुरू हो गई। पाठशाला जा रहे हो, खुद को बड़े होशियार समझ रहे हो। हाँ, हो तुम होशियार, पर आड़ानी औरत की तरफ ध्यान देंगे भी या नहीं, ये मेरी बातें चलती थी गजगों के संग, नहीं तो ठिकरी के संग। दिन भर पाठशाला, बाकी वक्त ये पढ़ो वो पढ़ो,
नहीं तो लहू जी को मांग के जाकर दान पट्टा ढाल तलवार कसरत सीखना। मैंने एक दिन पूछ लिया, दिन भर पाठशाला, बाकी वक्त ये कसरत, यहाँ हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। तो बड़ी अक्लमंद जैसे हंसकर उन्होंने कहा, बुद्धि के साथ साथ शरीर भी तंदुरुस्त हो तो ही कुछ काम काज कर सकते हैं। पत्नी के साथ काम खेलना ये आपका काम नहीं है क्या? ऐसा मैंने पूछ लिया। उतने में ससुर जी वहां आ गए। मेरी तो हड़बड़ी हो गई। ससुर जी के सामने इनके साथ बात कैसे करूं? हाँ, वैसे मैं अपने ही कामों में मगन थी, पानी भरना, रोटी सेकना। फिर शेठ जी मेरे साथ कुछ बात करे ऐसा लगता था, और मैं कुछ कहूं तो वो सिर्फ हंसते थे, कुछ बोलते नहीं। मैं घर साफ कर रही थी, उनकी सारी किताबें निकाली थी। अब घर तो साफ सुथरा रखना ही चाहिए ना। उतने में शेठ जी वहां आ गए। अरे अरे अरे, मेरी किताबें क्यों निकाली है? अब घर साफ नहीं रखना है क्या? मेरी पढ़ती हुई किताब का पन्ना पलट गया। देखो, ये लो आपका पन्ना। कौन सा था पन्ना? मुझे क्या पता कौन सा था पन्ना? क्या है इतना इन किताबों में? ये जीवनी है, ये देख, ये शिवाजी महाराज की जीवनी, ये शिवाजी का फोटो, ये वाशिंगटन की जीवनी, ये वाशिंगटन का फोटो। किसका? ये शिवाजी अपना था, पर ये कोई पराया मालूम पड़ता है। हाँ, पराया हो नहीं तो अपना, लेकिन उसने काम किया हो अच्छा, तो वो कैसे जीता था, उसके विचार क्या थे, ये जान लेना ही चाहिए। आप सिर्फ पढ़कर जान जाते हो? हाँ, जानने की कोशिश करता हूँ। अब यही किताब देख, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की किताब है। इसमें इंसान के हक क्या है, कर्तव्य क्या है, सब कुछ लिखा है। आप लिखना पढ़ना जानते हो तो आप भी लिखेंगे ऐसी किताबें? हाँ, लिखूंगा। लिखेंगे तो पढ़कर सुनाएंगे? मैंने यूं ही पूछ डाला। किताबों की बात निकली तो शेठ जी बात कर रहे थे। सोचा क्यों नहीं इसी बहाने बातें करती बैठूं। शेठ जी नहीं, मेरे मन की बात मेरे मुंह पे आ गई। सच देखो, तुमने क्या कहा है बताओ। मैं आपको देखो, तुमने क्या कहा है बताओ, मैं हर रोज पढ़कर सुनाऊंगा। आप हर रोज पढ़कर सुनाएंगे? सच? हाँ, लेकिन तूने क्या कहा है बताओ। मैं आपको शेठ जी बोलती हूँ, मन ही मन में। शेठ जी हंसने ही लगे। नाराज नहीं हुए? नहीं हुए ना नाराज? नहीं, बहुत अच्छा लगा ना। तो हर रोज पढ़कर सुनाएंगे? शेठ जी ने हाँ कहा, और मैं ऊपर से शांत थी, पर मन ही मन में झूम उठूं ऐसा लगता था। इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, इस कमरे से उस कमरे तक नाचूं गाऊं ऐसा लगता था। शेठ जी मुझे हर रोज पढ़कर सुनाते थे। पढ़ते पढ़ते उनके अनुभव भी बताते थे। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या फर्क है, क्रिश्चियन धर्म इंसान के बारे में क्या सोचता है, हम औरत को उसके हक कैसे नहीं देते हैं, बहुत सारी बातें करते थे। मैं मेरे पंच प्राण कानों में लेकर सुनती थी। कहां से सीख लिया इन्होंने ये सब? कितने गुणवान है मेरे पति। एक दिन पास वाली चंद्राकर ने पूछ लिया, क्या चल रहा है हर रोज दोपहर शाम? वो पढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। हाँ, सुनकर सब्जी में नमक डालना सीखोगी या रोटी पकाना सीखोगी? पर वो भी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना सुनो? हाँ, बच्चे होने के बाद बंद हो जाएगा सब। बच्चे होंगे तब देखा जाएगा। मैंने भी कह डाला। अब मेरी और मेरी शेठ जी की दुनिया, वो पढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। इसी में समा गई थी। कौन से पति को अपने पत्नी को पढ़कर सुनाना अच्छा लगता है? मेरे पति को लगता है हमारा अपना हमारा। अब ससुर जी कुछ नहीं कहते तो बाकी लोग क्यों करते पूछताछ? पूछताछ करने से फायदा क्या? वो पढ़ना नहीं बंद करेंगे, इसलिए मैं सुनना नहीं बंद करूंगी। तो उतने ही तो पास हो गए मेरे। दिन जा रहे थे। एक दिन शेठ जी उनके कोई ब्राह्मण मित्र के यहाँ शादी के लिए गए थे और घर लौटे वही
संतप्त हो गई। कौन समझते हैं लोग अपने आप को? क्या हुआ? बारात निकली थी, एक ब्राह्मण आगे आया, मुझे कहने लगा, हमारे साथ चलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, थोड़ा बहुत सीख लिया तो क्या जान पड़ गई तुम्हारी? अंग्रेजों का राज आ गया तो कुछ भी बर्ताव करने की मुभा मैंने तुम्हें? ऐसा वक्त रहा था वो। तो आपने क्या कहा? क्या कहता? तुम्हें बताया ना जात पात के बारे में, पर आपको समझाया क्यों नहीं? कैसे समझाता? ऐसा कहते हुए ससुर जी आगे आ गए। ज्योति, हम है ही शूद्र जाति के, हम उनके साथ बराबरी कैसे कर सकते हैं? और क्यों नहीं कर सकते? जो सच है वो मान ले बेटे। धार्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो हमारे आगे रहेंगे। तुम्हें शिक्षा न करते वहां से हटाया, यही उनका उपकार है हम पर। किसका उपकार? किसने किया और किसके ऊपर? अरे पेशवाई में अगर ये होता तो तुम्हें विद्रोही ठहरा कर दंड दिया जाता। होती शिक्षा तो सह देता, पर मैं कुछ भी सहने वाला नहीं हूँ। कोई कुछ भी कहेगा तो क्या सुनना पड़ेगा? हम भी तो इंसान है आदमी। वो बहुत संतप्त हो गए, ससुर जी चले गए। शांत हो जाइए, कांप रहे हैं। कैसे शांत हो सकते? बाहर के लोगों ने लगा बाबा भी मुझे ही समझ रहे हैं। ससुर जी आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होगा नहीं सहेलूंगा तो सिर्फ मेरी जान ही चली जाएगी ना। ऐसा मत बोलिए। बहुत सारी थी, मैं नहीं सहने वाला ये, पर अन्याय के विरोध में सच्चाई का साथ देने के लिए तू तो मेरा साथ देगी ना? हाँ, दूंगी। मैं आपकी पत्नी जो ठहरी, आप कहेंगे वो मैं करूंगी। वो दिन कभी मैं भूलूंगी नहीं। उन्होंने मेरा साथ मांगा, मुझ जैसे अनाड़ी अनपढ़ औरत का। मैं जानती नहीं थी मैं क्या करने वाली हूँ, पर उस रात उनको आंखों में बसाकर मैं धन्य धन्य हो गई। उन्होंने मेरा साथ मांगा, न सम्मानित किया है उन्होंने मुझे। शिव जी मैं सिर्फ आप ही हूँ, ऐसा बार बार कहने को मन कर रहा था। उसके बाद शिव जी शांत नहीं बैठे। इन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़ना शुरू किया। कबीर के दोहे, संत शिरोमणि, तुकाराम की गाथा, भागवत धर्म के ग्रंथ, मार्टिन लूथर का चरित्र, प्रोफेसर विल्सन, सर विलियम जोन्स, इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, बसवेश्वर, इन धर्म सुधारकों का भी अभ्यास हो गया। रोज पढ़ते थे, उनके अनुभव मुझे बताते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया उनको, क्या मिला इतना सब पढ़कर? हिंदू धर्म में जो अन्याय और अनीति फैली है ना, हिंदू धर्म पहले वैसे नहीं था। हिंदू धर्म पहले शुद्ध स्वरूप का था। हिंदू धर्म में बहुत अंधेरिया है, अंधविश्वास आए हैं। इनको जड़ से निपटना ही चाहिए। कौन? आप करिएगा? हाँ, करने की कोशिश करूंगा। हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं और ये ईश्वर सबके साथ समान प्रेम करता है। आप मेरे साथ करते हो वैसा? हाँ, वैसा। ये जात पात का बखेड़ा इन ब्राह्मणों ने मचाया है। बहुजन समाज को विद्यार्जन से दूर रखा। क्यों? अपना वर्चस्व होना चाहिए, स्वार्थ खुद का। इसमें धर्म का, समाज का, सबका विस्फोट किया। पेशवाई में इतना हो गया कि अंग्रेज अंदर घुस गए। इसके ऊपर एक ही उपाय, नीची जात वाले लोगों को सिखाना। बस यही एक उपाय है उसके ऊपर। हाँ, आप सिखाओ, मैं देखूंगी, खाना बनाऊंगी। पर शिव जी अपने ही विचारों में मगन थे, जैसे कि मैं वहां नहीं हूँ। 2-4 दिन हो गए और शिव जी नगर चले गए। नगर में तो गोवंडे जी रहते थे। शिक्षा प्रसार की एक ही धुन उनके मन पे सवार थी। गोवंडे जी उनको लेके किसी पाठशाला में गए। वहां कोई फरार नाम की मैडम पाठशाला में सिखाती थी। ये गए पूछने क्या सिखाने का, कैसे सिखाने का। तो वो मास्टर ने कहने लगी, वुमन यानी कि औरत, घर का सेंटर यानी कि मध्य होती है। अगर औरत सीखेगी तो घर सीखेगा, नहीं तो नहीं। और आप है कि औरतों को सिखाते तक
नहीं, ये बहुत बुरी बात है। बस वही बात उनके मन में घुस गई। शिव जी घर लौटे वही पाटी पेंसिल स्लेट लेकर। मैं सब्जी बनाकर रोटियां पकाकर चूल्हा साफ कर रही थी। इतने में वो आए, जोर जोर से मुझे पुकारने लगे। मैंने कहा आई रोटी तैयार है, सब्जी भी तैयार है। तो कहने लगे रोटी नहीं, तुम चले आना। बया बया बया, क्या हुआ है शिव जी को? क्या? देखा? सिखाऊंगा। क्या? लिखना पढ़ना। अच्छा, किस किस को? तुम्हें। क्या? सब कुछ। मुझे पढ़ना आएगा? आप पढ़ रहे हो ऐसा? लिखना आएगा? शेट जी ऐसा? उन्होंने स्लेट ली और उसके ऊपर लिखा शेट जी और कहने लगे दोहराओ। मैं तो शर्मा गई। क्या ये मेरे पति है या मेरे मास्टर जी? कह रहे हैं दोहराओ। क ख ग घ, क ख ग घ, त थ द ध, त थ द ध, काना मात्रा यलंटी उकार आकार अंत्योध्यास। क कोडंडा का, क कोडंडा का, बबल हाथ पकड़। मैं बहुत थक गई थी। ये आगे बैठे थे। मैंने कहा शिव जी हाथ पकड़ो, तो आंखें दिखाने लगे। लिख रही हूँ चुपचाप, बेटंबे बेदुया चार। जानबूझकर गलत लिखा। वो मेरा हाथ पकड़कर लिखवाने लगे। मैं उन्हीं की तरफ देख रही थी। क्या ये मेरे मास्टर जी है या मेरे पति? लग रहा था शिव जी कहेंगे सब हाथ दुखने लगेगा, बस भी करो अब। पर शिव जी कहते थे सावित्री कुछ भी हो इतना पूरा करना ही होगा। क्या फायदा इस पढ़ाई का? पढ़ेंगे हम और चलेगी तो आप ही की। ऐसा मैंने कहा तो हंसने लगी। कहने लगे सच है तेरा कहना। पर मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी। कल शिव जी मुझे पढ़कर सुना रहे थे। आज एक एक शब्द अक्षर वाक्य मेरे आंखों के सामने जीवित हो रहे थे। खुद का नाम लिखकर वो छूना चाहती थी, पहलियां बुझाकर वो लिखना चाहती थी, सावन का गीत गाकर वो लिखना चाहती थी। और बाहर लोग बातें कर रहे थे, बड़े सीखने वाली बामन की बेटी। पर मैं लिखती थी। पहले उनका बहुत सारा प्यार मिलता था इसलिए, पर धीरे धीरे लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ दिन हुए और ससुर जी इनको कहने लगे, ज्योति हमें सीखने की इजाजत नहीं है, तूने सावित्री को सिखाना शुरू किया। अब वो भी तो इंसान है आखिर। अरे औरत सीखती है तो वो दुष्ट हो जाती है, अविचारी हो जाती है, बदफैली हो जाती है। हाँ, देखते हैं कैसे बदफैली होती है। अरे औरत सीखती है तो वो विधवा हो जाती है। हाँ, देखा जाएगा कैसे विधवा होती है। अरे होने के बाद किसकी तरफ देखेंगे? तो क्यों जहर की परीक्षा ले रहा है? लेनी चाहिए। सच क्या है और झूठ क्या है ये जान लेना ही चाहिए। पर ससुर जी आगे कुछ न कहे, वो चले गए। मैंने उनको कहा ससुर जी कह रहे वो सच है। तुम्हें आज तक इतना सिखाया इतना पढ़ाया फिर भी तुम वही पूछ रही हो। मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठी रही है। कुछ नहीं होने वाला सावित्री, तुम तो शांति से काम लो, मुझे छोड़कर मत जाना। सावित्री वो रात पूरी रात वो मुझे समझाते रहे। आज तक जो सिखाया वो दोहराते रहे। सुबह का सूरज निकला एक नया विश्वास लेकर। तय हो गया, मैं सीखूंगी, मैं लिखूंगी, मैं पढ़ूंगी। और ऐसे में ही बुधवार पेट में भिड़े जी की हवेली में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली गई और एक ही कोहराम मच गया। शूद्र ही नहीं तो शूद्रों की औरतें भी सिखाने लगी। यह सरासर अनीति है, अनीति। जमाना बदल गया है क्या? जमाना जा रहा था, पाठशाला भी चालू थी। ऐसे में अण्णा साहब चिपळूणकर जी के हवेली में दूसरी पाठशाला
खोली गई। कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री पंडित, सब के कार्यकारी मंडल गए। विष्णुपंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण पाठशाला में सिखाता था। पाठशाला के नाम में बहुत चर्चा, फिर भी पाठशाला नहीं बंद पड़ रही थी। तब ये मास्टर जी को लोग तंग करने लगे। काम पर जाओगे तो जात बिरादर के बाहर किए जाओगे। एक सुर आ गया, तुम काम जाना नहीं रोकोगे तो तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा सुर पहले में मिल गया, एक या दो पाठशाला छोड़ दी उसने। उस दिन शिव जी घर आए, वही चिंतित होकर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी, हाँ मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी। हाँ, पर तब तक पाठशाला बंद नहीं रख सकते सावित्री। हाँ, पर इनके मन के कच्चे कैसे होते ये लोग? हाँ, होते हैं मन के कच्चे, सहन करना पड़ता है। तुम तो नहीं हो मन की कच्ची? नहीं, मैं आपकी पत्नी जो ठहरी। तो कल से तुम ही चलो पाठशाला में। किस लिए? कुछ पढ़कर सुनाओ, तब तक कुछ तय हो जाए, नहीं तो तुम नहीं कैसे खा पाओगी। मेरा कुछ सुनने से पहले शेठ जी बाहर गए थे भवाकर जी के यहाँ। भवाकर जी के और उनकी क्या बातें हुई पता नहीं। भवाकर जी घर आ गए, भाभी जी कल से आप पाठशाला में सिखाएगी, ये तय हो गए। पर देखो, मैं सिखाऊंगा आपको पाठशाला में कैसे सिखाया जाता। वो दोनों मेरा कुछ भी कहना मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर से बाहर चले गए। और दूसरे दिन सुबह फरमान निकला, चलो तैयार हो जाओ, पाठशाला जाना है। मैं हाँ भी नहीं कह सकती थी, पर ना भी नहीं कह सकती थी। सब जगह डर ही डर नजर आ रहा था। थोड़ा बहुत सीख लिया तो क्या, बैरिस्टर समझो अपने आप को। काम अटक जाएगा। मेरे शेठ जी का कहना कैसे न मानूं? मन की तैयारी करनी होगी। हाँ, करनी होगी मन की तैयारी। मन की तैयारी की, बड़े पक्के इरादों के साथ मैंने घर के बाहर कदम रखा। थक थक करने लगा। शेठ जी मेरे साथ जा रहे थे, मैं नीचे देखकर पाठशाला में जा रही थी। काम के लिए कोई औरत घर के बाहर कदम रखे, ये मानने वाला जमाना तब न था। लोग हमारे पीछे पीछे आने लगे, देखने लगे, कुछ बातें करने लगे। कौन है ये? माथे पे पल्लो अब चल रही है चम्मक चल्लो। इस खुले ने औरत रख ली है क्या? लोग तो बातें ही कर रहे थे, मैं नीचे देखकर जा रही थी। पाठशाला पास आ गई, तब सब जान गए कि हम पाठशाला आए और पुणे में वार्ता फैल भी गई। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पाठशाला लाया। एक औरत सिखाने लगी। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? अब पाठशाला में 4 लड़कियां सामने देखकर मेरे जान में जान आ गई। मैंने कहा, देखो मुझे नहीं आता है पढ़ना सिखाना कुछ, फिर भी आई हूं, जो आता है वो आपको समझाने के लिए। कुछ तो बोल सके। शादी के भी सिर्फ इनके साथ ही बात की थी, पर थोड़ा बहुत बातें कर सकी। अब सुबह ये पाठशाला और शाम को पाठशाला में कैसे सिखाया जाता है, ये पाठशाला शुरू हो गई। मैं सिखाने लगी तो लोग बहुत बातें करने लगे। मैंने इनको कहा, भी देखो आप दूसरा मास्टर जी रख लो, तब तक करूंगी मैं काम। तो शेठ जी कहने लगे, सावित्री मैं सीख रहा था तब भी ऐसे ही बातें कर रहे थे, और फोकट का मास्टर जी बड़ा अच्छा रहता है, क्यों? अब पाठशाला पहुंचते ही लोग गालियां देते थे, बातें करते थे। मैंने दरवाजे खिड़की बंद करना शुरू किया। बंद करने में नीति बोध वाचन, वजाबाकी बेरीज, मराठों का इतिहास, भौगोलिक जानकारी, ऐसी कामें चालू थी। और शेठ जी बाहर शूद्र अतिशूद्रों के बस्ती में जाते थे, वहां पाठशाला का महत्व बताते थे। एक शूद्र औरत
पाठशाला में सिखाने लगी। महाभंग मायला माजले है शूद्र। औरत होकर इतनी घमंड अच्छी नहीं है। अभी कुचल नहीं दे जाएंगे तो सिर पर बैठेंगे ये लोग। इस औरत को घर बिठाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत चर्चा बहुत चर्चा। एक औरत सिखा रही है, मानो की जान छिड़ गई थी। आज जैसे राजकारण से छुटने वाली वो पहेली नहीं थी। खुद को बड़े आक्रमण समझने वाले रास्ते में छेड़छाड़ करने लगे। कोई बात उसे जाता था, खकरता था, कोई आगे से आकर थूकता था। मैं शादीशुदा औरत, मैं डर जाती थी। एक दिन आगे पीछे चारों ओर से मुझे घेर लिया। ये समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं? मैंने ऊपर देखा और सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, देवा, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं, इनकी क्षमा करना, इनका भला करना। और मन ही मन में शेठ जी का और भगवान का नाम लेती रही। वो लोग चुपचाप चले गए। मैं पाठशाला पहुंची, फिर भी मेरा मन थक कर रहा। और दूसरे दिन से शेठ जी ने मेरे साथ सिपाही भेजना शुरू किया, क्योंकि मैं पाठशाला में सिखाने लगी तो पूना में एक संताप की लहर उठ गई। एक औरत सिखाने लगी, उसमें पूना में संतप्त होने की क्या बात है? पर आज तो कोई भी गांव कभी भी संतप्त होता है। जब होना चाहिए तब बड़ा शांत रहता है। ये देखकर बहुत चिढ़ आती है। अब लहू चुबुआ मांगा और राणबा महान लड़कियों को पाठशाला में पहुंचाते थे, वैसे मुझे भी साथ करने लगे रास्ते में। मैं मेरा काम होने के बाद पढ़ती थी। ससुर जी देखते रहते थे। एक दिन रात को ससुर जी का खाना हो गया और मैंने बर्तन ढके और मैं पढ़ रही थी, तो ससुर जी बाहर जाकर उनकी राह देखते रहे। शिव जी आ गए तो बहुत देर हो गई, पूरा अंधेरा छाया था। ससुर जी को जागते हुए देखकर कहने लगे, अब सो जाइए, कितनी देर हुई है? देर ही हुई है ना, तुम इतने देरी से आ रहे हो तो मैं जाग जाऊं तो क्या हुआ? हाँ, आपकी उम्र क्या है? उम्र की बात छोड़ दे, क्यों अपने बोझ बढ़ा रहा है तू? बोझ? ससुर जी की बात समझकर इन्होंने यूं ही कह डाला, हाँ बोझ। तुम्हें पाठशाला से निकाला था, वो पाठशाला फिर से दाखिल किया, यही शायद गलती है मेरी। तू तो सीख गया ही, साथ साथ तूने सावित्री को भी सिखाना शुरू किया। रोज मुझे बगीचे में कोई मिलने आता है। पहले सीधे साधे पेश आते थे, बाद में घाट कप्तान की भाषा शुरू हो गई और अब मार हमारे पर उतर आई है भाषा। अब किसने कहा है बताओ मुझे, क्या करेगा तू जान लेते? अब हम जो कर रहे हैं तुम मत पता तुम क्या कर रहे हो। समाज जो करने की इजाजत नहीं दे रहा है वो भी तुम कर रहे हो। क्यों? किस लिए? तुम तो सीख गए हुई। मैं बार बार यही कहूंगा कि तुमने सावित्री को सिखाना रोक दो। क्यों अब हम जो कर रहे हैं तुम मत पता तुम क्या कर रहे हो। कितनी बात कह रहा हूं कि मेरे बहू को घर के बाहर मत ले जा। अब आप वो भी काम अब चालू रखेगी। अब नहीं हम रुक सकते। अब हम रुक गए तो इसका परिणाम समाज के ऊपर बहुत गलत हो जाएगा। तुम कर ले काम। पर सच कहता हूं तुम्हें, सावित्री को मत ले जा तेरे साथ बातें नहीं करता, क्योंकि तू जो कहता है वो सच लगने लगता है। पर लोगों की बातें सुनकर बहुत डर भी लगता है। अब हम रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्योति, मैं क्या करूं? मेरे जैसे बाप ने क्या करना चाहिए? ओखली में सिर दे बैठा, ऊपर से घाव ही घाव पड़ रहे हैं। ज्योति, मैं हाथ पाँव को
सुबह लेके आया हूँ। एक तो तुम दोनों पाठशाला छोड़ेंगे, नहीं तो घर। ज्योति तुम्हें कैसे कहूँ घर के बाहर हो जाओ, सावित्री को ऐसे कैसे कहूँ, पर ससुर जी आगे कुछ नहीं कह सके, वो चले गए। मैंने तो अंदर रोना ही शुरू किया। ढके हुए बर्तन वैसे ही रह गए। पूरी रात शेठ जी और मैं आमने सामने बैठे थे चुपचाप। सुबह मुर्गे ने बांध दी तो शेठ जी ने कहा थोड़ी देर के लिए सुस्ता लो, सुबह होने के बाद घर छोड़ना है। ऐसे नहीं कहा कि नहीं। सुबह हो गई तो चार कपड़े साथ लेकर मेरे ससुर जी के पहुंचे और मैं ससुर जी भी रो रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। जिस घर में मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, मैं अपना घर छोड़कर मैं जा रही थी। आप कांप रहे थे पर घर छोड़ा। उनके साथ नए घर में जा रहे थे। उनके कुछ मित्र और उनका बीवियां हमारा साथ दे रही थी। लोग बातें कर रहे थे। फूले ने घर छोड़ा तो छोड़ा, अपनी पत्नी को साथ लेकर छोड़ा। कहाँ भुगतेंगे ये पाप? हम ही अपने पाप की गठरी बांध रहे थे। उनके कुछ मित्र ही हमारा साथ कर रहे थे। इंसान ही इंसान को ऊपर उठाता है और इंसान ही इंसान को खींच लेता है। अब तो क्या हम ही हमारा ही घर, हमारे ही घर में चर्चाएं शुरू होने लगी। शूद्रों की लड़कियां सीखने लगी। आज भी गांव में जाकर देखो तो लड़कियां नहीं सीखती है, सिर्फ घर का काम करती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? सबने सीखना चाहिए हमेशा। अब तो क्या हमारा ही घर। एक दिन रात को सब लोग अपने अपने घर गए थे। मैं और शेठ जी कुछ बात कर रहे थे और पीछे वाले दरवाजे से कुछ कुर्र कुर्र आवाज आई। मैंने देखा कौन है, कौन है? तो लोग हाथ में कुल्हाड़ियां लेकर अंदर आ रहे थे। कौन है? शेठ जी आ गए। अरे हाथ संभालो भाइयों, हाथ संभालने के लिए नहीं आए हैं हम, तो किस लिए आए हैं? तुम्हें मारने के लिए। मैंने क्या आपका अपराध किया है? हमारा कैसा अपराध? तो क्यों मारना चाहते हो मुझे? पाठशाला का काम बंद होना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? हमें कुछ नहीं समझता। तो क्यों मार रहे हो मुझे? सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। पैसों के लिए आप मुझे मार रहे हो? तुम्हारा गरीब जनता की सेवा करना यही मेरा काम है। उन्हीं के हाथों से मरना कभी भी अच्छा होगा। मारो मारो। शेठ जी शांत मन से मरने के लिए तैयार हुए थे। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरी श्वास की आवाज सुनाई दे रही थी और उन लोगों ने कुल्हाड़ियां नीचे रखी और उन्होंने शेठ जी के पांव छुए। हम नहीं तुम्हें मारेंगे, पर जिन्होंने तुम्हें मारने के लिए भेजा है उन्हीं को मार डालेंगे। उन दोनों की आंखों में राहत और दुख इसका मिश्रण हुआ था। क्या आगे आया और क्या हो गया ये सोचते नींद कब लग गई ये पता न चला। दूसरे दिन से वो दोनों भी रात की पाठशाला में आने लगे। उन दोनों के नाम थे रोड़े और कुंभार। रोड़े इनके शरीर रक्षक हो गए और कुंभार तो काम के आधार स्तंभ। उन्होंने वेदाचार ये ग्रंथ भी लिखा। तो विचार था इसलिए इन हत्यारों के मन पलटे, ऐसा मुझे लगता है। इस विषय की बात हो रही है तो मुझे उन दिनों की और एक बात याद आ रही है। मैं पाठशाला में जाती थी तो रास्ते में आते जाते सर मुंडवाई हुई, लाल साड़ी पहनी हुई कुछ लड़कियां नजर आती थी। एक दिन मैं घर आने लगी तो एक लड़की छुप छुप के मेरे पीछे आने लगी। घर पास आ गया तो झट से अंदर गई थी और कांप रही थी। कौन भाई तू?
हो? तुम्हें हर रोज देखती हूँ, इसलिए लगा तुम्हें मिलूं, इसलिए आई हूँ। क्या हुआ है? पेट से हूँ, क्या करूं? कौन सा महीना? छठवा। कभी गया तेरा मत? 2 साल हुए। ये पाप उनके भाई का है। बच्चा बड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आता है, मरना चाहती हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, कौन सिखाएगा मुझे? सास को कुछ कहूं तो विधवा को भी दोषी ठहराया जाता है। मुझे मरना है। मैं उसे समझा रही थी, उतने में शिव जी वहां आ गए। हमने कहा हम करेंगे तेरे लिए कुछ, और उसको भेज दिया। ऐसा हरदम होता होगा? हाँ, तो तय होगा। इतना ही कहकर शिव जी चले गए बाहर, और घर लौटे वही चिंतित होकर। सावित्री, मेरी समझ में नहीं आता है क्या करूं। किस बारे में? इन लड़कियों के बारे में। क्यों, क्या हुआ? घर के पुरुष उनके भोग लेते हैं, और कोई गर्भवती हो जाए तो उस बच्चे को जन्म देकर मार डालते हैं ये लोग। उस नन्ही सी जान को आगे कुछ मत कहिए। घर छोड़ने के बाद पहली बार मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हम इन लड़कियों को जजकी करने के लिए यही बुलाएंगे। अब कौन भेजेगा? क्यों नहीं भेजे? अपना पाप मिटाने के लिए और कोई कुछ कर रहा है, ये जब जान जाएंगे तब पीछे वाले दरवाजे से ही जरूर मानेंगे ये लोग। पैसा आएगा, खेती बाड़ी चालू है, मुशी का दुकान भी चालू है, तुम्हें तुम्हारा रजाया सिलाई का काम और बढ़ाओ। पाठशाला देखने के लिए पाठशाला की कार्यकारी समिति है। पाठशाला अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हम नए काम में लग सकते हैं। और तय हो गया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू करेंगे। ऐसा आश्रम शुरू किया है, इसकी जानकारी सबको मिलने के लिए शेठ जी ने बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए थे। ऊपर लिखा था काला पानी टालने का उपाय, आगे लिखा था जो औरत गलती से गर्भवती हो जाए वो ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनके यहाँ आकर अपनी जजकी कर ले, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ऐसे विज्ञापन पूना में तो लगवाए थे, पर काशी, नाशिक, वाई, पंढरपुर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में भी लगवाए थे। हाँ, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में ये लड़कियां जान देने के लिए जाती थी। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू हुआ और मेरा सारा वक्त इन लड़कियों में और उन नन्ही नन्ही जानों में जाने लगा। ऐसे में ही ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी जानकारी हमें मिल गई। मैं और शिव जी ससुर जी को देखने चले गए। ससुर जी पूरे थक गए थे, उन्होंने हमारा कहना मान लिया, वो हमारे घर आने के लिए तैयार हुए। ससुर जी घर आने वाले थे, इसलिए मैं बड़ी खुश थी। ससुर जी का काम मुझे कभी काम नहीं लगा। ससुर जी को देखने दादा आए थे। दादा ससुर जी घर में, मैंने अच्छा सा खाना बनाया। दादा ससुर जी सबका खाना हो गया और दादा इनके साथ बातें करने के लिए बाहर बैठे। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर क्या कहेंगे? दवा पानी चालू है? नहीं, मेरा एक कहना मानोगे? हाँ, कहिए। नहीं, मुझे लगता है मरने से पहले पोते का मुंह देखे तो अच्छा है। हाँ, हो जाएगा बच्चा। कब होगा? आज तक नहीं हुआ, इसके बाद कब होगा? नहीं होगा तो नहीं सही। ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के बच्चे मेरे और सावित्री के हैं, ऐसा कहकर वो तुम्हारे अपने बच्चे हो जाते हैं क्या? होते हैं तो क्या किया जाए? दूसरी शादी की जाए। दादा, हाँ होगी अगर मेरी बेटी बांझ तो आपको बच्चा नहीं चाहिए क्या? दादा, मेरे सावित्री का अपमान मत करो। आप मेरे सावित्री को अपमानित क्यों करते हैं? अगर डॉक्टर ने कहा कि ज्योतिबा में खोट है और सावित्री को बच्चा चाहिए तो आप करेंगे उसकी दूसरी शादी? जमाई बाबू, कुछ भी बात मत करिए। कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं उसे सौतन ला सकता हूं तो वो मुझे सौतना क्यों नहीं ला सकती? देखो, उसके माँ का भी कहना है। मैंने आपको उसके माँ का कहना पूछा नहीं है, इसलिए मत बताइए। दादा चले गए। ससुर जी अंदर बहुत अस्वस्थ हो गए।
मैं ससुर जी के पास गई तो वो कहने लगे, सावित्री, दूसरी शादी इतनी विपरीत बात नहीं है, पर ज्योति को कैसे समझाओ? और मुझे लगने लगा क्या होगा अगर उनकी दूसरी शादी की जाए तो, और मैंने सोच लिया उनकी दूसरी शादी करूंगी ही। पर शेठ जी इतने झट से मानने वालों में नहीं थे। ऐसे में ही ससुर जी चल बसे। उनके आखिरी संस्कार शेठ जी ने के 13वीं को गरीबों को अपंगों को खाना खिलाया, किताबें बांटी। पर ससुर जी के जाने से शेठ जी की दूसरी शादी का विचार मेरे मन में ज्यादा ही पक्का होने लगा। एक दिन शाम को ऐसे ही मैं सोच रही थी तो शेठ जी किसी लड़की को लेकर आए थे। तेरी बेटी को लाया। मैंने उनको पकड़ा, मेरे पास बिठाया, रो रो कर आंखें फूल गई थी, नाक लाल हुआ था। पति के पश्चात और किसी का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। नाम क्या है तेरा? काशी। नदी पर गई थी जान लेने के लिए, मैं बनी गया इसलिए उसको घर लेके आया। हाँ, जान के इतनी सस्ती चीज है? हाँ, बच्चा नया श्वास लेने के लिए जन्म लेता है। वो जैसे जीना चाहता है वैसा उसको जीने दे। हमने की हुई गलतियां वो न करे, इसलिए उसको अच्छे संस्कार दो। हाँ, लड़की हुई तो क्या, लड़का हुआ तो क्या? देख, तुम्हारा बच्चा तुम सावित्री के हाथ सौंप दो, हम उसको हमारा बच्चा समझकर पालेंगे। सावित्री, बच्ची भूखी होगी, उसको खाना खिला। इतना कहकर वो चले गए। मैंने काशी को खाना खिलाया, पानी पिले। काशी बहुत ही कुड़ती थी, मरगी दरवाजे के पीछे रहती थी, अंधेरे में रहना पसंद करती थी। उसको खाना खिलाओ तो कहती थी, पापी औरत को खाना क्यों खिला रही है वो? सभी ये लड़कियां ऐसी ही थी, पर काशी कुछ ज्यादा ही मन में कुड़ती थी। काशी को लड़का हुआ, मेरे हाथ उसको सौंप कर वो चली गई। हमने 12वें दिन घर में पताका लगवाया, बच्चे को झूले में डाला, यशवंत उसका नाम रखा। खूब यश कमाना ऐसा उसके कान में कहा। आगे जाकर उसने भी यशवंत फुले ये नाम लेकर बहुत कुछ काम किया। ब्राह्मण औरत को कोख से उसने जन्म लिया, इसलिए हमको पराया नहीं हुआ। पर आज तो जात ज्यादा ही बोल रही है, या थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है? आज लोग दत्तक लेने के लिए तैयार हुए हैं बच्चे, पर जन्म लिए हुए बच्चे को जात क्यों चिपका रहे हो? कोई कहता है ज्योतिबा फुले ने पहली लड़कियों की पाठशाला खोली, पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, सावित्रीबाई पहली स्त्री शिक्षिका। हाँ, होगा वैसा होगा, पर इतना कहकर आप चुप क्यों हो जाते हो? हमने यहाँ आश्रम खोला, वैसा ही आश्रम बाद में पंढरपुर को खोला गया, तो हमने यहाँ का काम रुकवाया। शेठ जी कहते थे एक काम दूसरे ने हाथ में लिया तो हम नए काम में लग सकते हैं। वो काम मैंने शुरू किया, इसलिए वहां मेरी ही कुर्सी होनी चाहिए, ऐसा हमारा धर्म नहीं था। पर आज लगता है हमने शुरू किए हुए सब काम आज कौन हाथ में ले रहा है? कौन ले रहा है मन से? सोच लो थोड़ी देर के लिए शांति से। हमारे घर का पानी का हाउस खुला किया, इस घटना की आजकल बहुत चर्चा होती है, पर पीने के पानी से खुद की कीमत बढ़ाने वाले हम नहीं थे। पेशवे ने पीने के पानी लिए हाउस बनवाए थे, पर इन हाउसों को मोची मांगों को छूने की भी इजाजत नहीं थी। और कड़ी धूप, ऐसी ही कड़ी धूप में 2-4 औरतें अपने बच्चों को लेकर पानी की भीख मांग रही थी, और उनकी छाया किसी घरंदाज औरत के ऊपर पड़ गई और गजब हो गया। सिर्फ साया से छुआछूत होने वाला जमाना था। ये औरतें पानी की भीख मांग रही थी और अंदर से चप्पल फेंकी गई। चलो, अच्छा पानी मांग रही है, अपनी छाया कहाँ पड़ गई देखते हैं या नहीं? इन औरतों का गला भी सूख गया था, आंखों का पानी भी नहीं था। वो औरतें कह रही थी, मेरे बाप जादव 8 दिन हुए
मुंह में पानी नहीं है, बच्चे मरने लगे रे, पानी दो और जितना चाहे उतना मारो। शेख जी वहां से जा रहे, उन औरतों को लेकर शेख जी घर आ गए। मैंने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, वो औरतें चली गई। पर शेख जी मुझे कहने लगे, सावित्री, पानी के लिए इंसान कितना लाचार होता है। नहीं, अपने घर में पानी है इसलिए हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, पर निसर्ग ने दिया हुआ पानी नहीं देने वाले इंसान वाला इंसान होते हैं। ये चर्चों से ज्यादा पानी की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। घर में पानी का हो और क्या ये चर्चा चल रहा है, ऐसा हमने सोच लिया और घर का हो सबके लिए खुला किया। 2-4 साल पहले सरकार ने हमारे घर का स्मारक किया। सबको बड़ा अच्छा लगता है पूना का वो स्मारक देखने के लिए। पर औरतों का पानी तोड़ा सरकार ने, बहुत लगता है मुझे मन से। अब लोग पीछे पड़ने लगे कि हम कुछ समाज शुरू करेंगे इकट्ठा, और हमने सोच लिया तो वो बात कृति में आती ही रहेगी। चर्चाएं शुरू हो गई और बात पक्की हो गई, और 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना हो भी गई। समाज का कहना एक ही था, हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। उनकी भक्ति करने के लिए ये दलाल क्यों बीच में लाए? इंसान जात पात से नहीं, गुणों से श्रेष्ठ ठहराया जाता है। इसलिए कौन से भी इंसान को समाज में आने की इजाजत थी। सत्यशोधक रीति के अनुसार शादी लगाने का सोचा गया। शादी में फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी सोचा गया। आज भी ऐसी शादियां होनी चाहिए ऐसा सिर्फ आप कहते हो, पर उन दिनों हमने ऐसी शादियां लगवाई। सप्पू भाई वैसी शेठ जी की दूर की रिश्तेदार, उसका बेटा भी दूर था, हमारी मुशी की दुकान में काम कर रहा था। शेठ जी ने सीखने के लिए कहा था, इसलिए सीख रहा था। एक दिन शाम को सप्पू भाई घर आ गए और कहने लगी, आपके साथ बात करना चाहती हूँ, कहीं बेटे की शादी करना चाहती हूँ। लड़की देखी, हाँ पर इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने एक दो पल सोच लिया और कहा करते हैं हम कुछ। और मैंने शेठ जी के साथ बात की और शेठ जी ने समाज के लोगों के साथ, और तय हो गया सत्यशोधक समाज के अनुसार शादी करेंगे। एक ही उत्साह की लहर फैल गई, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरुद्ध आवाज आने लगे, ब्राह्मण को साक्षी न रखते हुए शादी, ये भला शादी है? ये धर्म का अपमान है, ये शादी नहीं मानी जाएगी। इन धर्म संभालने वालों ने लड़कियों के घर के लोगों को भड़काया, पर सखू भाई लड़के की मां बड़ी पक्की थी इरादों से। वो कहने लगी, देखो ये शादी होगी होगी और होगी, कौन माई को कुछ शादी रोकता है, मैं भी देखूं। हाँ, उसको आवाज फट गई, बहुत भागा दौड़ी हो गई, लपाछपी हो गई, पर शादी हो गई। हमें यश की ऊँट मिली। पर आज उस ऊँट के ऊपर सवार होने से पहले आप लोगों ने उसको ठंडा किया, ऐसा मुझे लगता है। आज के बारे में सोचती हो तो मुझे याद आता है उन दिनों का नाइयों का हड़ताल, हजामों का हड़ताल। हाँ, तब हुआ था हड़ताल पर कोई और ही काम से। आश्रम खोला, फिर भी इन लड़कियों का सर मुंडवाना रोका नहीं था। ये कैसा रोका जाए? सब हजामों को इकट्ठा करेंगे ऐसा सोचा। लोखंड ने बहुत काम किया, उन्होंने ही हड़ताल करवाई। वो हजाम एक कारखाने में काम नहीं कर रहे थे, सभा लेना उतना आसान नहीं था। मैंने भी कुछ हजामों के साथ बातें की थी। देखो, सबने वस्तुरा नीचे रखना ही चाहिए। खाना कौन तू खिलाएगी? हाँ खिलाऊंगी। अब किस किस को खिलाएगी? जो है वो सब मिलकर खाएंगे। हाँ, पर मैंने नहीं काटे बाल तो वो करेगा, उसने नहीं सिर मुंडवाया तो वो मुंडवाएगा। इसीलिए सबने उस्तुरा नीचे रखना चाहिए। पुणे के और मुंबई के नावे नहीं, गाँव गाँव के हजामों ने भी। तो समाज को जो लगता है वो उसे करना पड़ता है। कौन से समाज को? हाँ, कौन कहता है तुम्हें ऐसे? पढ़ते हैं वो कहते हैं, आप पढ़ो,
कोई कुछ भी कहेगा तो क्या मान लोगे? हाँ, आप पढ़ना नहीं जानते हैं इसलिए। तेरा कहना सच है, पर डर भी लगता है। और पुणे बम्बई नहीं तो दमथड़ी नासिक वाई से 1000 नावी इकट्ठा हुए थे। सबने उस्तुरा नीचे रखा। क्यों? कि मेरी माँ बहनों की विडंबना रुकनी चाहिए। वो न थी उनके जात पात की, धर्म की, पर विचारों के साथ सब एक साथ थे। दोबा कृष्णा जी नाम का बुलाना ये सभा का अध्यक्ष स्थानीय था और बाबा जी बोले नाम के हजाम ने निबंध पढ़ा सभा के सामने। इन लड़कियों के तो सिर नहीं मुंडवाए सोचा ही गया, पर उन घर के पुरुषों को भी सर नहीं लगवाएंगे ऐसा भी सोचा गया। ये थी जात पात स्त्री पुरुष नाता छोड़ के समाज को दी हुई एक साथ। जाग जाओ अरे जाग जाओ। आज भी औरत के बारे में सोचने के लिए पुरुष झिझकता है, पर तब ये हजाम नहीं झिझके। खुद को जागरूक समझने वाले दलित भी नहीं सोचते औरत के बारे में, तब सोचा गया आप सब सीखते क्यों नहीं इससे कुछ? हर एक ने सीखना चाहिए हर दम। मैं बहुत कुछ सीख गई शेठ जी के साथ रहकर। शेठ जी को पुणे म्युनिसिपल कमेटी का सभासद चुना था। उस दिन शेठ जी घर आए, मैंने यूं ही कह डाला, अभिनंदन शेठ जी। आज क्या मजाक करने का इरादा है क्या? चलो खाना लगाओ। मैंने खाना परोसते परोसते कहा, अब क्या? हमारे शेठ जी को सरकार ने नियुक्त किया है, इसीलिए फायदा नहीं। सरकारी नियम कुछ काम नहीं कर सकते, जो काम चालू है उसको तो इसका फायदा होगा कि कैसा होगा? मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि आग्रह से मत बताने वाला वहां कोई हो, इसलिए। इससे क्या होने वाला है? मैं हंस रही थी, पर शेठ जी का ध्यान कुर्सी का कुछ फायदा नहीं तो क्या करेंगे इसी में लगा रहा था। अब पालिका की सभा होने के बाद घर में तंतनी होने लगी। पूरी मंडे पर तोड़कर नई मंडे बनवाने का सोच रहे हैं। इसको गवर्नर रे का नाम देने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए गोरे खुश। और हमारे लोगों को क्या समझता है? दगा ईटी माटी में बहुत खर्चा करेंगे, वही पैसा बच्चों की शिक्षा में नहीं लगाएंगे। हाँ, ये शूद्रों के बच्चे सीख कर आगे आए तो इन लोगों को भारी पड़ेगा ना, इसलिए। शेठ जी की चिड़चिड़ होने के बाद मैं चुप रहती थी। एक समय शेठ जी अब समाज के कुछ लोग आने वाले महीने का आरक्षण तैयार करते थे, तो पालिका से कोई एक आदमी आया सम्मति पत्र लेके। सम्मति पत्र कस लिए? उन दिनों लॉर्ड ये आने वाले थे भेंट देने के लिए, इसलिए पूना में सुशोभित करने के लिए 1000 रुपए खर्च करने के लिए वह सम्मति पत्रक था। शेठ जी ने वो पढ़ा और वह संतप्त हो गए। अरे क्या चल रहा है? गरीब देश सुशोभित करने के लिए इतने खर्चे? आप नहीं ऐसा हस्ताक्षर कीजिए और हम नए काम में लग सकते हैं। तो किसका पैसा है ये? कुछ फायदा नहीं, उसके लिए क्यों आप तंतरी कर रहे हो? मैंने ऐसा कहा, पर वो मुझसे बाहर नहीं पड़ते थे। अपना विचार अलग और काम का विचार अलग, ये उन्होंने हमने कभी माना ही नहीं। हमारा श्वास काम से अलग होने ही वाला नहीं था। आज जैसी काम करने की रीत हमें नहीं थी। आजकल लोग बुढ़ारे होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। आज काम के लिए काम नहीं होता है, बड़प्पन कमाने के लिए होता है। डिकॉक कॉनर भारत में आए थे, महारानी विक्टोरिया के चिरंजीव हरिराव जी चिपळूणकर ने बड़ी मेजबानी रखी थी, सबको आमंत्रित किया था। शेठ जी को भी आमंत्रित किया। शेठ जी मुझे घर में कहने लगे, मैं जा रहा हूँ मेजबानी को, पर सादे पोशाक में। मैंने क्या कहा, ऐसे भारी कपड़े पहन रहे हो? बोल रहे हैं सादे पोशाक में जा रहा हूँ। सादे पोशाक में यानी कि किसान के पोशाक में। मैं किसान हूँ और ये देश किसानों का है, उनको समझना चाहिए सच्चा किसान कैसा होता है। और फेंटा बांधकर कंबल लेकर वो चले गए। मैं उनकी राह देखती रही। अब कुछ तंतरी करता है तो शेठ जी घर लौटे, वो हंसते हंसते 4 लोग साथ में लेकर। ताजा इन कपड़ों की वजह से आपको बाहर किसी ने रोका ऐसा सुना?
पर आपने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया और सब चौंक गए। हाँ, अब यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, यहाँ के किसानों के प्रश्न रानी तक पहुंच जाएंगे जरूर। सब खुश थे, शेठ जी भी हंस रहे थे। मैं अंदर ही थी पर कान बाहर थे। इकडे यशवंता का शिक्षण चालू था। एक दिन यशवंता घर लौटा तो ही रोते रोते, हाय रास्ते में बच्चे चिढ़ाते हैं, ब्राह्मण का बेटा मारी ने भगाया कहते हैं। आज या कल ये होने वाला ही है, ये हम जानते थे। मैंने यशवंता को पास बिठाया, मैं तेरा और तात्या का हूं ना। हाँ सो तो है, तो बच्चे क्यों चिढ़ाते हैं? कैसे समझाऊं इस बच्चे को? यशवंता, यशवंता, मैं तेरे तात्या और समाज के कुछ लोग, मैं किसका हूँ ये बता, तू मेरा ही है रे। जन्म से मिलने वाली जात पात न मानने वाले माँ बापों का। मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में नहीं पाला है, तो क्या मेरा नहीं होता? हाँ? 9 महीने पेट में पाला और जन्म दिया, यही जीने का सार्थक हुआ, ये मानने वाला जमाना बदलना ही चाहिए। यशवंता, सच कहती हूँ तुम्हें, आज तक सच के सिवा मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम्हारे जन्मदात्री को हमने घर में आसरा दिया, उसके माँ बाप होकर, और तुम्हारे भी माँ बाप हम ही है। पता नहीं माँ बाप के नाते हम तुम्हें क्या देने वाले हैं, पर कल शेठ जी ने जन्म दिए हुए काम को तुम बाप होगे, नहीं भूलना। धार धार बोलकर मैं रुक गई। शेठ जी कब आ गए पता ही नहीं चला। उनकी यशवंता ने पुकार सुनकर यशवंता चला गया। उसके बाद यशवंता कभी भी चिंतित नहीं हुआ। आजकल शेठ जी की भागा दौड़ी बहुत ही चालू थी। उम्र के नाते मैं भी यही कहती थी, अब भागा दौड़ी कम भी करो जरा। हाँ, अब मैंने भी आपको पुकारा तो खाना छोड़कर आना बंद करना। ऐसी बातें शुरू हो गई तो मैंने कहा, हो गई हमारी उम्र। उम्र का और काम का क्या नाता सावित्री? उम्र तो बढ़ती जाएगी, काम बूढ़ा नहीं होता है। काम का मुझे कुछ नहीं है, मुझे एक ही बात लगती है, हम हट्टे कट्टे हैं, तब तक यशवंता की शादी करो। और उन्होंने मेरा कहना मान लिया और यशवंता को अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू किया। और एक दिन चिंतित शेठ जी मुझे घर में कहने लगे, सावित्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। किस बारे में? यशवंता की शादी के बारे में। क्यों, क्या हुआ? हमारे समाज का कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई बामन थोड़ा ही बेटी देगा। आपने बेटी मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। ये किस बात का विश्वास है? ये मेरे शेठ जी के काम के ऊपर का विश्वास है। शेठ जी बहुत दिनों के बाद खुलकर हंसे और मेरा कहना सच हुआ। ज्ञानवा ससा ने आ गया है, अपनी लड़की यशवंता को ब्याह के, ऐसा उन्होंने सोचा। और लोगों ने उनको भड़काना शुरू किया। हमारे भाई बहन उनके घर गए, ब्राह्मण बेटे के बेटे को औरत बच्ची नहीं देना, नहीं तो जीना मुश्किल किया जाएगा। लोगों ने दमबाजी शुरू की। ज्ञानवा ससा ने, ये नहीं चलेगा, ये आप करेंगे तो आप जात बिरादर के बाहर किए जाएंगे। बहुत बातें होने लगी, पर शादी हो। सत्यशोधक समाज के रीति अनुसार शादी करके राधा घर आ गई। उसकी पाठशाला भी शुरू हो गई। मुझे राधा को देखकर शुरू के मेरे दिन याद आने लगे। मेरा खेलना कूदना याद आने लगा। यशवंता राधा की बातें सुनकर हंसी आती थी। यशवंता राधा को देखकर तुम जब घर आ गई, वो दिन याद आने लगे। शेठ जी की वाक्यों से मैं चकित हो गई। इतना रास्ता लंबा चलो ना एक साथ। अब रास्ता एक पकड़ लिया तो चलना ही चाहिए ना। नहीं, पर समाज ने कहा हुआ माना नहीं, इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसा भी लगता है। हाँ, पर ये सब मैं आपके साथ जी हूँ, इसलिए सीख गई हूँ। हाँ, पर सीखने की मन की तैयारी तो होनी चाहिए।
आज पत्नी के लिए कुछ ज्यादा ही वक्त है, ऐसा मुझे लगता है। सावित्री, तू नहीं होती तो यह रास्ता इतना आसानी से शायद मैं नहीं चल सकता। जो लगा मन से वो किया, उसमें मैंने ऐसा विशेष क्या किया? जाने दो, तुम हो इसलिए मैं, और आप है इसलिए मैं। हम दोनों साथ बातें कर रहे थे, इतने में राधा वहां आ गई। कुछ उसको पूछना था, दोनों भी हाँ, किसको पूछूं? मैंने कहा पूछ ले यशवंता को, और वो भाग गई। अब कैसे जगह मान्यता नहीं है, आज से रास्तों पर हमारा जीना शुरू हो गया। एक दिन शाम को सब लोग अपने अपने घर गए। डॉक्टर भोले और ससा ने शेठ जी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और उनको पक्षघात का दौरा पड़ गया। उनकी गहरी बात जरूरी हो गई। डॉक्टर भोले ने उनको दवा पानी शुरू की। शेठ जी को नींद लग गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर भोले समझा रहे थे, भाभी जी आप सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सो जाऊं? मेरे हट्टे कट्टे शेठ जी कैसे लेटे रहेंगे? कैसा लगेगा उनका मन? जो लिखना चालू है वो कैसे लिख पाएंगे? मैं उस निर्मिक को पुकार रही थी, इनकी तरफ ध्यान दे रहा है निर्मिक। कुछ दिन गए, फिर भी उनका देना हाथ नहीं चलता। तो मैंने उनको कहा, हाँ मुझे बताओ, मैं लिखती हूँ। नहीं, तू तेरा काम चल रहा, मैं देखूंगा अपने आप। और उन्होंने बाएं हाथ से सार्वजनिक सत्य धर्म एक किताब लिखकर पूरी की। वो किताब पूरी करना उनका ध्यास था, स्त्री की महानता बताने वाली किताब। कुछ दिन गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो शेठ जी मुझे अचानक कहने लगे, सावित्री, आज तक कमाया काम में लगाए, कभी कभी मेरे पीछे चिंता लगी रहती है तुम सबकी। देखा जाएगा कल का कल। नहीं, आज तक सत्य का सामना किया है तो मृत्यु ये सच्चाई नकारी नहीं जा सकती। और मेरे भाई पर यशवंत को सुख चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मृत्यु पत्र करना ही होगा। उसमें भावना लाना ठीक बात नहीं है। व्यवहार के नाते मृत्यु पत्र करना ही है। मृत्यु पत्र तैयार हुआ, उस पर हस्ताक्षर करके वो सीलबंद भी हुआ। हमारे पश्चात हमारा मुल्का यशवंत अज्ञान है। सब अब मैं और मेरी पत्नी उसको शिक्षण दे रहे हैं। शिक्षण के बाद वो शूद्र अतिशूद्रों के लिए काम करे तो ही वो इस घर का वारिस हो सकता है, नहीं तो नहीं। हमारे पश्चात हमारे अंत्य विधि करने का अधिकारी भी यशवंता एकमात्र है। मन ही मन में मुझे लग रहा था, मृत्यु का सामना करने की ताकत शेठ जी आप ही में मुझ में थी। और शेठ जी बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया। कोई न कोई उनको मिलने के लिए आ रहा था। ताराबाई शिंदे आ गई, पंडिता रमाबाई आ गई। कहने लगी, ज्योतिबा जन्म लेगी, सावित्री जन्म लेगी, दोनों के काम का साथ या आदर्श है। लोग हितवादी आ गए। उन्होंने आज तक गई हुई ईशा में जोर जोर से बोलने वाले फूले याद हो गए। वहां दूर कहीं बैठे थे। गांव गांव से सत्य शोधक समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। यशवंता राधा अंदर इधर उधर कर रहे थे। मैं उन्हीं के पास बैठी थी और वो बोलना चाहते थे कुछ। मैंने कहा, बोलिए, कहिए क्या कहना चाहते थे। वो उठ गए। शांति से उन्होंने बोलने को शुरू किया। अब मैं जा रहा हूं। मेरे आखिरी वक्त आप सब लोग सत्य संशोधक समाज का काम कर रहे हैं, ये देखकर मुझे मृत्यु आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मन से जो चाहा वो मैंने किया, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। वो काम आगे जाना चाहिए। आप काम करते रहना, ये निर्मिक आपको ताकत देगा। काम नहीं छोड़ना बीच में। मैं गया तो शोक नहीं करना।
काम करते रहना। सब लोग रो रहे थे, तात्या लोग सिसकियां ले रहे थे। गजानन हमारा भतीजा आया और रोने लगा। मैंने गजानन को शांत किया। हम शिव जी को नींद नहीं लगी थी, पर वो बातें भी नहीं कुछ कर रहे थे। यशवंत राधा को समझाना चाहिए। मैं उठने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़ा। यशवंत राधा को यशवंत राधा आ गए। काम संभालो, एक दूसरे को संभालो। उन्होंने सबको बताया कोई रोना नहीं, और उन्होंने ही कहा कि अखंड शुरू करो। निर्मिके निर्मले मानव पवित्र कमी जास्त सूत्र बुद्धिमध्ये पिढीच्या ना बुद्धी नाही सर्वांमध्ये शोध करा आधी पुरते परी। अखंड चालू था और यात्रा खत्म हो गई। पहरे की हलचल हो गए। कोई डॉक्टर खोली को बुलाने के लिए गया था। डॉक्टर खोले अंदर आए, वही रोते रोते। यशवंत राधा गजानन एक दूसरे को पकड़कर उन्हीं की तरफ देख रही थी। जो देह अचेतन था। क्या होने वाला है कल मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और उनकी अर्थी उठाने का वक्त आ गया और बाबा भाऊजी और महान बाबूजी बीच में आ गए। ज्योतिबा हमारे भाई बंधु, इसलिए उनकी अर्थी हम उठाएंगे, कंधा हम देंगे, अग्नि भी हम देंगे। ये नहीं चलेगा। ये न होने के लिए तात्या ने कहा है। देखो, यशवंता हमारा अपना खून नहीं है, इसलिए वो कंधा नहीं दे सकता, वो अग्नि नहीं दे सकता। आप क्योंकि टेढ़ी चाल मत चलो, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और बाहर कोई पुलिस को बुलाने के लिए भी गया था। ठीक है, हम नहीं तो नहीं, गजानन को दे दे दो अग्नि। भाऊजी भी बातें कर रहे थे और मैं मन ही मन से अस्वस्थ हो गई। खून का रिश्ता बताने वालों ने आज तक क्या दिया खून के नाते से? गजानन इतना छोटा सा, उस पर क्या बीतेगी उसका कोई विचार? मैंने मन ही मन से उनको प्रणाम किया और कहा, मुझे शक्ति दो। हमारे जात बिरादरी के इंसान को हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। चुप हो जा, मैं हूं अभी तक जिंदा। इतना ही बोलकर मैं आगे हो गई। उनके पांव छुए और आगे होकर टिक को पकड़ लिया। चलो। जय सत्य, आदि सत्य, जय सत्य, आदि सत्य। आगे जा रहे थे और मन ही मन में मैं उन्हीं के साथ बात कर रही थी। शिक्षी आप जा रहे हो? आपको आखिरी बार छोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैं आपके साक्षी हूँ। ये कांपने वाले हाथ शिक्षी आपकी वजह से खट हुए हैं, मजबूत हुए हैं। हम आपको समझना ही चाहिए शिक्षी, समझना ही चाहिए। शिक्षी आज भी आप दरवाजे के पीछे से नजर आए हुए स्वामी लग रहे हो। पूरी हालत का फूलों का अर्थ बदल गया है शिक्षी, बदल गया है। मेरे शिक्षी मुझे छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। शिक्षी 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 चले गए। मृत्यु का सामना करने की ताकत शिक्षी जैसे मुझ में कहा। यशवंता को समझाया, उसकी प्रार्थना शुरू हो गई। मुझे काम में भी सौ ऐसी पुकार सुनाई देती थी। 2 साल के बाद नौकरी वाले गए, सुना लगा। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया। ऐसा सास भर के अध्यक्ष भाषण में मैंने कहा भी। अब यशवंत डॉक्टर हुआ था और मामा परमानंद जी के प्रयत्न से बड़ौदा के साइग्रो गायकवाड़ के पास से कुछ पैसे आ रहे थे, फिर भी खर्ची नहीं चलती थी। ऐसे में
97 में पुणे की प्लेग के साथ हो गई और पुनः उजड़ा सा हो गया। ऐसे वक्त शूद्र अतिशूद्रों के लिए कौन मदद करने वाला है? मैंने शूद्र अतिशूद्रों के बस्ती में काम शुरू किया। उस वक्त यशवंता को उपचार करने के लिए बुलाया। यशवंता रोगी को उपचार कर रहा था और मैं रोगी को उसके पास ले जा रही थी। तू काम मत कर जा यशवंता, तू तेरा काम कर, मुझे मेरा करने दे। ब्रेक के साथ सुन, मेरा काम के वक्त बाकी 4 रुकने ही चाहिए। तू कर तेरा काम, पर तू ज्योतिबा सावित्री का बेटा है, उनके बेटे ने काम करते वक्त ये करना चाहिए या नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ बस्ती पर तू मत जा यशवंता। काम करते वक्त इंसान में लगी हुई भावना काम में लगा। ऐसे वक्त तू मेरे पहले गया तो भी मैं सह पाऊंगी। इतना ही कहकर मैं बस्ती पर गई। 2 साल का बच्चा तड़पते हुए देखा, उसको उठाकर मैं जा रही थी, लेकिन ऐसा लगा मरते वक्त तो माँ की गोद की ऊप में से गोद में ली। बच्चा मर गया, मुझे प्लेग हुआ, यात्रा खत्म हो गई। काम करते वक्त मृत्यु आ गया, यह अच्छा ही हुआ। पर ये सारे बातें मैंने आपके साथ क्यों की? इस लड़की के माध्यम से आपके साथ बात करने के लिए क्यों आई? हम लोगों का जो कुछ इतिहास होता है, भूतकाल होता है, वो इतिहास होता है, और काम के ऊपर का विश्वास विचारों से ज्यादा पक्का होता है। विचार जिंदा रहना चाहिए, ऐसा बार बार लगता है, फिर भी बार बार वही दोहराओ। आप नहीं सीखेंगे।